एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 2 के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के ऊपर। अब देखिए, सो सॉरी, यहाँ पर मुझे पता है इस बार काफी लंबा ब्रेक हो गया, बट आज से आप लोग को यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यूनिट 2 की नोट्स तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो आई होप कि आप लोगों ने वेबसाइट से डाउनलोड कर ली होगी, imperfectpharmacy.in। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स आप लोग के मेडिसिनल केमिस्ट्री में दे रखा है, इसको वैसे तो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट मेडिसिनल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे रखा है। मतलब कि इसमें अगर आप लोग देखो तो जो आप लोग का मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उसमें हमारी जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर हमारी ये सारी ड्रग्स दे रखी हैं, जिसके अंदर एक हमारी स्टार ड्रग है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, तो अगर आप लोग अपना सिलेबस उठा के देखोगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ही है, हमने बस इसको कॉपी मतलब पेन से लिख दिया, बट सेम आपका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो आपके सिलेबस में क्या है ना, कि जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर जितने भी ड्रग हैं, ये डायरेक्टली ऐसे लिख दी गई हैं। मतलब आप समझिए कि इनको ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया गया है, इसमें कोई क्लास वगैरह नहीं दी गई है कि कौन सी ड्रग किस क्लास के अंदर है, बट डायरेक्टली ऐसे ही ड्रग्स का नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग देखो ना, तो ये सारी ड्रग्स किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती हैं। मतलब इसमें से कुछ ड्रग हमारी, जैसे कि अगर आप लोग देखो तो यहाँ से इसमें जो हमारी कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, वो हमारी एस इनहिबिटर्स के अंदर बिलोंग करती हैं, कुछ हमारी सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स के अंदर बिलोंग करती हैं, कुछ हमारी वैसोडाइलेटर्स के अंदर बिलोंग करती हैं। तो मतलब देखिए, ये जो सारी ड्रग्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इनको दे तो ऐसे दिया गया है, लेकिन ये किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग एक एक ड्रग को ऐसे देखेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी ड्रग किस क्लास से बिलोंग करती है सबको अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने क्या किया है कि आपकी जो ड्रग्स है, इनको हमने क्लास में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि जो ड्रग्स हमारी एस इनहिबिटर्स के अंदर है, उनको हमने इसके अंदर रख दिया है। मतलब कि आपके सिलेबस में दे तो ऐसे रखा है डायरेक्टली, ठीक है, बिना किसी क्लास के, लेकिन फिर भी हमने आपकी और अपनी ईज के लिए थोड़ा सा इनको क्लास के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग के लिए पढ़ना भी इजी हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे किस तरीके से है। बाकी अगर आपने इसको जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा इंट्रो स्किप कर सकते हो, जहां पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्योंकि भाई देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का मतलब क्या है, ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज करी जाती हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर जो भी दवाएं हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे कैसे क्या काम करती हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अगर आपने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बाकी नहीं देखा है तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा टर्म है हाइपरटेंशन, इसका मतलब होता है हमारा यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, यहाँ पे हाइपरटेंशन अगर हम लोग देखना चाहते, तो हाइपर का मतलब हो गया हाई, और टेंशन का मतलब ही होता है प्रेशर। अब चूंकि हम लोग इसको बात कर रहे हैं अपने हार्ट के बारे में, तो हमारा हार्ट में, सॉरी कह सकते हो कार्डियोवास्कुलर के बारे में, तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है। देखो, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि देखो, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो जब हमारा ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है, तो देखो, जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो वॉल्स हैं, इनके अंदर कुछ प्रेशर भी तो लगा रहा होगा। तो जो प्रेशर हमारा वॉल्स पे लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये हमारा जो ब्लड है, ये प्रेशर लगा ही क्यों रहा है, यानी कि इतनी भी इसको क्या जरूरत पड़ रही है कि हमारा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको, या फिर ब्लड प्रेशर क्यों ही होता है, मतलब क्या जरूरत है इस ब्लड प्रेशर की। तो देखो, एक चीज़ समझो आप लोग कि जैसे हमारा जो हार्ट है, उसको हमारी ब्लड सप्लाई बहुत जगह करनी होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको सिर्फ अपने आसपास ब्लड सप्लाई करनी है, उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करनी है। अब जैसे एक बहुत ही सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि मान लो ये हमारा हार्ट है, और इसको हमारी ऊपर की तरफ भी तो ब्लड सप्लाई करनी है। अब अगर मान लो इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर नहीं होगा हमारे वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो हमारा ज़्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। देखो, एक चीज़ समझो कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा दूर तक हमारा ब्लड की सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और जब वही प्रेशर हमारा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन।
अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मली हाई, ठीक है। यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत लंबे टाइम तक हाई रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखो, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये नहीं होता है कि मान लो कभी आप लोगों ने नापा, आप लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत हाई हो गया तो आप लोगों ने बोल दिया हाइपरटेंशन हो गया, नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है जब बहुत लंबे समय तक, ठीक है, आप लोग का ब्लड जो है प्रेशर हाई रहता है, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। बाकी हम लोग बात करें तो इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट नैरोड एंड कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट्स वॉल। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाइपरटेंशन के अंदर है, और यही चीज़ हमारे पूरे हाइपरटेंशन का बेस है। देखो, एक चीज़ समझना, हमारा ब्लड प्रेशर सिर्फ दो कंडीशन में ही बढ़ सकता है, ठीक है। पहले कंडीशन क्या होती है कि या तो हमारा जो वेसल्स है, ठीक है, तो वो हमारी नैरो हो जाए। यानी कि देखो, सिंपली बात है कि मान लो हमारा ये ब्लड वेसल का नॉर्मल साइज है, यहाँ पे ब्लड हमारा आसानी से फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमारी नैरो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो सकता है, जो हमारा, अच्छा एक चीज़ बिल्कुल सिंपली समझो कि मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, और उसको फ्लो होने के लिए मान लो इतनी जगह मिल रही तो आराम से फ्लो हो रहा है, और वही जगह अगर इतनी कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सिंपली कह सकते हो कि जैसे मान लो हमारी पानी की जो पाइप होती है, आप लोगों ने खुद भी किया होगा कि पानी की पाइप जब नॉर्मली होती है तो हमारा नॉर्मल कह सकते हो प्रेशर से हमारा पानी निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काफ़ी प्रेशर बढ़ाने के लिए पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं आगे से, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही पाइप को दबाते हैं तो क्या होता है, पानी का प्रेशर हमारा काफ़ी दूर तक चला जाता है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, तो मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये हमारा ब्लड का अमाउंट है जो कि इस ब्लड वेसल में एंटर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड अमाउंट है। तो यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, इतना हमारा अमाउंट है, इतना एंटर हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर ये हमारा ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो कह सकते हो कि अभी इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि मान लो जैसे हम लोग जो पाइप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लो कि पहले हम लोगों ने किसी बहुत ही छोटी पाइप से उसको कनेक्ट किया जिसमें बहुत कम पानी आ रहा है, तो उसका प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी पाइप को बहुत ही हाई मान लो किसी मोटर से कनेक्ट कर दें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो, पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर दो कंडीशन में बढ़ सकता है, या तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी नैरो हो गई हो, और या तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो हमारे यहाँ पे बढ़ गया हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट नैरोड, यानी कि जब हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ही नैरो हो जाती हैं, एंड कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट्स वॉल, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वेसल की वॉल है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कैन टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, बट इवेंचुअली हाई ब्लड बीपी एंडेड अप डैमेजिंग वॉल्स ऑफ हार्ट एंड लीड्स टू हार्ट फेलियर। देखो, एक चीज़ समझना कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, और जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी इतनी कैपेबल होती हैं कि अगर मान लो काफ़ी दिनों तक, जैसे महीनों तक या फिर सालों तक भी अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ये उसको मैनेज कर सकती है, यानी कि उसको कह सकते हो सह सकती हैं, ठीक है, हैंडल कर सकती हैं। लेकिन एट लास्ट में क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे टाइम तक हाई चलता ही रहता है, तो एट लास्ट में क्या होता है कि वो हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, या फिर कह सकते हो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे एट लास्ट में काफ़ी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एट लास्ट में जो हमारा हार्ट है वो हमारा फेल हो जाता है। अब देखो, हार्ट फेलर के बारे में भी हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी हम लोग थोड़ा सा अगर एक मतलब थोड़ा सा एक चीज़ें को देखें तो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स अप्रॉक्स 1.5 बिलियन एडल्ट पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। देखो, 1.5 बिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने एडल्ट पीपल हमारे क्या कर रहे हैं कि हमारे हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि इतने ज़्यादा लोगों को ये बीमारी है। तो देखो, ऐसा है ना कि हाइपरटेंशन की भी कई स्टेजेस होती हैं, जैसे सबको यहाँ पे इतना एक्सट्रीम हाइपरटेंशन नहीं होता है, कुछ लोग काफ़ी लो स्टेज में होते हैं जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अपने हाइपरटेंशन की स्टेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, हाइपरटेंशन की स्टेजेस जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। जैसे जब नॉर्मल आप लोग को पता होगा तभी तो आप लोग ये बता पाओगे कि हाई कितना है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो पता होती है आप लोगों में से कई लोगों कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन आखिर मतलब ये होता क्या है, 120 क्या होता है, 80 क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ठीक है, कि जैसे ये जो हमारा हार्ट होता है, तो अभी हम लोगों ने चलो बहुत आसानी से देख लिया कि हमारा हार्ट में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा
जो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा चला जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में। बाकी यहाँ पे इस साइड हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से चला जाता है, मतलब ये अपने आप ही चला जाता है हमारा ब्लड? नहीं, बिल्कुल भी अपने आप नहीं जाता है। तो ये कैसे जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एक चीज़ आप लोग समझो कि जैसे जब हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसी टाइम हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ट्रांसफर होता है। तो ये कैसे होता है? देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा राइट एट्रियम है और राइट लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, यानी जो दोनों एट्रियम है ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझो कि ये दोनों क्या है, अभी ये दोनों हमारा ब्लड से फुलफिल है, यानी अभी हमारा वेंट्रिकल्स में कोई भी ब्लड नहीं है, यानी कह सकते हो सिर्फ हमारा एट्रियम में, कह सकते हो यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों से ब्लड को अगर हमारा राइट वेंट्रिकल में भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा पिचकना, ठीक है, थोड़ा सा दबना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों एट्रियम्स हैं ये हमारे करते हैं, मतलब थोड़ा सा दब जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब ये दबते हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमारा इन दोनों से ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ, हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जब हमारा एट्रियम से ब्लड हमारा वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। अब देखो एक चीज़ आप लोग को पता है कि इन वेंट्रिकल से भी ब्लड हमारा कहाँ जाता है। देखो राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारा पुल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट एट्रियम से हमारा कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑल्टा में। तो अब यहाँ पे ऑल्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड भेजना है तो अब हमारे वेंट्रिकल्स को भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इन दोनों में ब्लड जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में ये जो हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड है, ठीक है, यानी देखो राइट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये हमारा जाएगा ऑल्टा में और ये हमारा जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये दोनों थोड़ा सा पिचकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दबते हैं। आई नो बहुत ही थोड़ा सिली वर्ड लग रहा है, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्शन आप लोग समझ रहे होगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जाता है लेफ्ट, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल्टा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जा रहा है ऑल्टा में और राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जा रहा है पुल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से ब्लड हमारा जा रहा है पुल्मोनरी में और यहाँ से हमारा जा रहा है ब्लड ऑल्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हमारा होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन और फिर हमारा होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और इसके बाद हमारा होता है कंप्लीट जो है रिलैक्सेशन। यानी देखो अभी क्या होंगे, अभी इन दोनों स्टेप के बाद हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो यहाँ पे दोबारा से पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से हमारे दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कह सकते हो कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेप होती है हमारे इन दोनों के बाद। तो यहाँ पे कह सकते हो हमारी 3 स्टेप हमें देखने को मिलती है जब भी हमारा ब्लड ट्रांसफर होता है। पहला होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारे यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी आप लोग समझ के ना कि वो ब्लड प्रेशर जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, यानी कि जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जो ब्लड प्रेशर हमारा जब ये दोनों हमारे रिलैक्स होते हैं, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन के टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीपी थोड़ा ज़्यादा होगा और जब हमारा रिलैक्सेशन होगा तो बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन सिस्टोलिक मतलब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू 120 mm ऑफ Hg, यानी 120 या फिर उससे कम, थोड़ा सा कम अगर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर कम है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी। और अगर इस 80 या फिर उससे थोड़ा सा कम है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आप लोग समझ गए, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना, 120/80 mm ऑफ Hg। अब ऑल तो देखो एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा अगर पता हो कि आजकल ना थोड़ा सा क्या है कि लाइफस्टाइल हमारी इस तरीके से चेंज हो चुकी है, स्ट्रेस हमारी लाइफ में इस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है कि हम लोग जो है 130/80 या फिर 130/90 mm ऑफ Hg को भी नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। बट फिर भी ये एक आइडियल वैल्यू होती है कि 120/80 है तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। तो ये हो गया नॉर्मल। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई इस नॉर्मल से अगर जैसे जैसे बढ़ना चालू होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हाइपरटेंशन की स्टेज डेवलप हो रही है।
तो सबसे पहली स्टेज आती है हमारी प्री हाइपरटेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसकी हमारा सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू होती है 120 टू 139, ठीक है, यानी प्री हाइपरटेंशन में जितनी बीपी होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो जाती है हमारी 80 टू 89। अब उसके बाद आती है हमारी स्टेज नंबर 1, यानी यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका होता है, स्टेज 1 का होता है, ठीक है, यानी बहुत खतरनाक भी नहीं होता लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बीपी जो है वैल्यू हो जाते हैं 140 से 160 और 90 से कह सकते हो लगभग 100 के बीच में। और फिर आता है हमारा सबसे सीवियर स्टेज नंबर 2, यानी यहाँ पे जो हमारा बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा अगर हमारी बीपी 160 से भी पार चली जाती है, ठीक है, सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक की बात करें तो हमारी ये 100 से भी पार चली जाती है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेज नंबर 2, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है हाइपरटेंशन की। तो ये होते हैं हमारी स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ 1.5 बिलियन एडल्ट, तो यहाँ पे सबको हमारे स्टेज 2 नहीं होता है, कुछ को हमारे स्टेज 1 होता है, कुछ हमारे प्री हाइपरटेंशन में भी होते हैं। तो लेकिन एक बार कह सकते हो कि लगभग इतने पीपल आज के दिन में हमारे पूरे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन के खतरे में हैं, यानी बहुत एक कॉमन बीमारी हो चुकी है आज के दिन में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई सबसे कॉमन रीजन है ना इसका स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी हम लोग इसके रीजन्स में देखेंगे। बाकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन को हम लोग यहाँ पे 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहली बात जो है एक और नाम से जानते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। और देखो एक चीज़ समझना कि अगर मान लो किसी को भी हाइपरटेंशन होता है, तो मान लो पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोगों को हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब कहीं भी मान लो 100 लोगों को हो रहा है, तो उसमें से 95 यानी कि 95 लोगों को जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, यानी 95% पीपल विथ हाई बीपी सफर्ड विथ प्राइमरी। अब यहाँ पे इसके अंदर सबसे मेन खासियत क्या होती है, इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है? बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जनरली कॉजेज बिहाइंड दिस आर अनआइडेंटिफाइड। यस, एंड दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि भाई हाइपरटेंशन क्या होता है ना, ये हमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे हम लोग कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते कि हाँ इसी चीज़ की वजह से हो रहा है, और यही इसकी सबसे कह सकते हो बेकार बात है, ठीक है। यानी हाइपरटेंशन अगर किसी को डेवलप भी हो रहा है तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसके पीछे एक्चुअली क्या रीजन है, मतलब इसके पीछे कोई एग्जैक्ट कॉज बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हमारा जो है प्राइमरी। और फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी, ठीक है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ऑफन अराइज्ड बाय अदर मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी, आर्टरी, हार्ट और एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स। यानी कि अगर मान लो हमारे किडनी में कोई डिजीज हो गई, हमारे आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई और भी प्रॉब्लम है, या फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हमारे बीपी को बढ़ाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो है इट्स लेस कॉमन देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, अफेक्टिंग 5 to 10% ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। यानी कि देखो लगभग 95% में तो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है जिसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता है। बाकी कुछ जो बच जाते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं जिसके पीछे हमें थोड़ा बहुत रीजन कह सकते हो मालूम होता है, यानी इसके पीछे कुछ और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है, और ये हमारे यंगर पीपल में मोर कॉमन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर सिंपली आप लोग याद रखो तो प्राइमरी का हमें कॉज नहीं पता है और जनरली का हमें सेकेंडरी का हमें कॉज थोड़ा सा पता होता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है एटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग को समझना होगा हमारे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन का क्या मैकेनिज्म होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझोगे ना तो वो चीज़ आप लोग को ज़्यादा इजिली समझ में आएगी। अब देखो पैथोजेनेसिस, सबसे पहले इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सिंपली मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी जो हमारी बीमारी है वो हमारी किस तरीके से डेवलप हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो देखो पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन इज ऑफन मल्टीफैक्टोरियल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो हाइपरटेंशन है, जैसा कि हमें पता है कि भाई जब इसके पीछे हमें कोई एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो इसका जो कह सकते हो कि जो पैथोजेनेसिस एंड मैकेनिज्म है वो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। बाकी इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ इन वजह से हो सकता है कि हमारा हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज्ड आर्टेरियल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलर, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। तो ये चारों हमारे कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझा सकते हैं कि हाँ हमारा हाइपरटेंशन हाँ डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इंक्रीज्ड आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड आर्टेरियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्टरी है ना उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, यानी कि ब्लड को कह सकते हो ये थोड़ा सा रोकने की पावर जो है आर्टरी के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये कैसे होता है? एन इंक्रीज इन आर्टेरियल रेजिस्टेंस कैन लीड टू हाइपरटेंशन बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर विद इन आर्टरीज। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आर्टरी में कुछ भी रीजन की वजह से अगर ब्लड को वो आगे फ्लो ही नहीं होने दे रही है, ठीक है, और ब्लड फ्लो होने में रेजिस्टेंस कॉज कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा भाई? ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, है ना। बाकी ये हमारा क्यों होता है? इट कैन बी अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग थिनिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ इलास्टिन। यानी कि देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर जो इसकी मतलब ये समझो कि ये हमारा इलास्टिन वगैरह से ही बनी होती है, ठीक है, मतलब इसके पीछे हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेन क्या होता है? इलास्टिन वगैरह होते हैं। तो अगर वो हमारे फ्रैक्चर हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, या फिर इंक्रीज्ड कोलेजन डिपोजिशन, या फिर क्या हो जाए, बहुत ध्यान से देखना कि जो हमारी आर्टरी मतलब जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर हमारा कुछ कोलेजन डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे आर्टरी है उसके अंदर अगर कुछ डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है? इंक्रीज्ड कोलेजन डेपोजिशन एंड इंक्रीज्ड वॉल थिकनेस। देखो कोलेजन डेपोजिशन का मतलब क्या है कि कोलेजन हमारा एक कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है। आप लोग अगर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होगे तो पता होगा। तो यहाँ पे अगर किसी वजह से हमारा कोलेजन यहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा भाई? हमारी आर्टरी की थिकनेस बढ़ जाएगी, और आर्टरी की वॉल की अगर थिकनेस बढ़ी तो हमारा आर्टरी नैरो नहीं हो गई। देखो पहले क्या था? पहले हमारा ब्लड को फ्लो होने के लिए इतनी जगह मिल रही थी, और अब यहाँ पे इस पार्ट में अगर देखो तो जगह कम नहीं हो गई, और जगह कम हो गई तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है? इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी इट फर्दर इंक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड CHF। तो देखो इन सभी के बारे में, इन दोनों के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे, बाकी स्ट्रोक के बारे में हम लोग ब्रेन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वजह से स्ट्रोक वगैरह की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और बाकी हम लोग बात करें अपने सेकेंड मैकेनिज्म की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्रॉनिक रीनल फेलर। देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि किडनी का, अच्छा रीनल मतलब सबसे पहली बात होता है किडनी, ठीक है। रीनल जहाँ भी आप लोग देखिए आप लोग समझ जाना किडनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक किडनी फेल होने से हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम आ जाती है और कैसे इफेक्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझना। व्हेन किडनी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली देन इट फेल्स टू एक्सक्रीट नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम दैट लीड्स टू सोडियम रिटेंशन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहली बात कि किडनी हमारा क्या करती है भाई? किडनी हमारे करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे समझ जाओगे। बाकी इतना सिंपली समझो कि किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब अगर मान लो हमारे किसी तरीके से किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो किडनी है वो हमारे फेल्स टू एक्सक्रीट नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम। देखो जब ब्लड का हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो ब्लड के अंदर कई सारे हमारे कह सकते हो क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, कई सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको हमारी किडनी क्या होती है? हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। यानी जो भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू क्या होता है? यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर इसके फंक्शन में प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? इन जो ये जो वेस्ट निकाल रही थी, हो सकता है कि ये वेस्ट जो है कुछ चीज़ें ना निकाल पाए। तो यहाँ पे इसी तरीके का एक वेस्ट हमारा कह सकते हो Na+ होता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि Na+ पूरा वेस्ट होता है, लेकिन अगर Na+ ज़्यादा है तो उसको निकालना भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि किडनी में जब प्रॉब्लम आती है तो ये Na+ को सिक्रीट करना कम कर देती है। यानी Na+ का क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कह सकते हो जमा होना। यानी Na+ क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और देखो ये Na+ क्या होता है? Na+ और वाटर कह सकते हो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। अब देखो जब आप लोग रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोग समझोगे कि अगर Na+ हमारा इकट्ठा होना चालू हो गया तो उसकी वजह से हमारा वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। यानी हमारा पानी भी बहुत ज़्यादा ब्लड में कह सकते हो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी में वाटर भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया नॉर्मल से ज़्यादा, उसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा भाई? वाटर हमारा अल्टीमेटली हमारे ब्लड के वॉल्यूम को ही तो बढ़ाएगा। और जैसे हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि हमारा हाइपरटेंशन सिर्फ दो वजह से होता है, या तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाए या तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? एट लास्ट में हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा जो हमारा कॉज करेगा हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है? किडनी भी हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती है। यानी अगर हमारा जो है किडनी काफ़ी लंबे समय से फेल हो जाए। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ दिस सोडियम रिटेंशन कॉजेज वाटर रिटेंशन दैट इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। और आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हो, ओके। और थर्ड मैकेनिज्म हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। अब ये सिंपैथेटिक आखिर क्या होता है?
तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। देखो ये जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है सेंट्रल, दूसरा होता है पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल हमारा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है सिंपैथेटिक, दूसरा हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। अब हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में इसको पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो बस बिल्कुल इतना सिंपली समझो कि ये जो सिंपैथेटिक है ना, ये जनरली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसको यहाँ पे सिंपली समझो, स्ट्रेस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सबसे पहली बात कि एक्टिवेट ही कब होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने लगते हैं, या फिर कुछ अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ से हमारा एक कह सकते हो हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, नाउ दिस लीड्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो वर्ड कार्डियक आउटपुट है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, बाकी ये समझो कि अल्टीमेटली इसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आर्टरी का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से भी हमारा हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। और बाकी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस मैकेनिज्म होती है हमारे एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। अब ये क्या रास सिस्टम आखिर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। देखो रास का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहली बात इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि रेनिन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि किडनी रिलीज करती है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन हमारा क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि हमारा लिवर रिलीज करता है। बेसिकली एंजियोटेंसिन ही हमारा रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन और रेनिन ये दोनों हमारे रिलीज होते हैं, रेनिन हमारा किडनी से और एंजियोटेंसिनोजेन हमारा लिवर से। when they both combines activates एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, यानी अगर ये दोनों एक साथ में रिलीज हो गए किसी तरीके से, तो ये दोनों कंबाइन करके कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारा एट लास्ट में एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है। अब ये रिलीज होकर आखिर क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग इन तीनों को नाम एक साथ बोल देते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इस सिस्टम से आखिर होता क्या है, आखिर ये मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजेन हमारा क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि ये लिवर से रिलीज होता है, और रेनिन हमारा क्या होता है, किडनी से रिलीज होता है। तो अगर ये दोनों हमारे किसी तरीके से एक साथ रिलीज हो जाते हैं, अच्छा ये दोनों क्यों एक साथ रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि मतलब अभी हम लोग कॉजेज देखेंगे, तो हमारे कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कह सकते हो किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो हमारा रेनिन रिलीज कर दिया, ठीक है। बाकी एंजियोटेंसिनोजेन तो हमारा कह सकते हो नॉर्मली लिवर रिलीज करता ही रहता है, लेकिन ये हमारा कोई मतलब कह सकते हो इनएक्टिव होता है, जब तक इसको रेनिन नहीं मिलेगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ये रेनिन से कंबाइन करता है, वैसे ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 भी हमारा कह सकते हो कुछ भी हार्मफुल नहीं है, या फिर ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसकी हेल्प से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो ACE, इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो इसका नाम भी क्या है कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है भाई, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब देखो ये भी डिपेंड करता है कि कब हार्मफुल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हार्मफुल होता है, कभी कभी ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो ऑलरेडी अगर हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हो, उस टाइम अगर ये रिलीज हो जाए, तो ये क्या करता है, ये हमारा देखो क्या क्या करता है। सबसे पहले तो ये हमारा करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तो भाई इसकी वजह से तो हमारा बीपी बढ़ेगा ही। और उसके बाद ये हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कर देता है, तो हम लोगों ने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। और उसके बाद ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा। और उसके बाद भाई ये हमारा जो है एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। मतलब एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये हमारा उसको स्टिमुलेट कर देता है, तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो गया। अब ये एल्डोस्टेरोन भी अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो इस सब की वजह से एट लास्ट में क्या होगा भाई, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड प्रेशर को ही तो बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट में हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो देखो ये हमारी कुछ मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा हाइपरटेंशन देखने को
मिल सकता है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन के पीछे एग्जैक्ट रीजन बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने कुछ इटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन को, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट कि एज वी डिस्कस अर्ली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि देखो, हाइपरटेंशन के पीछे एग्जैक्टली क्या कॉज है इसको बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बट हेयर आर सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। यानी कि फिर भी हम लोग कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग जो है लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इनएक्टिवनेस रखेंगे, ठीक है, तो एट लास्ट में क्या होगा, हमारी बॉडी में कह सकते हो कि ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी एट लास्ट में हाइपरटेंशन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रेस कैसे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। और ओबेसिटी, तो ओबेसिटी देखो क्या होता है कि जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। तो वेट गेन मतलब क्या होता है, फैट क्या होता है भाई, फैट हमारा होता है एक टाइप का लिपिड, और लिपिड जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो लिपिड क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में जो है इकट्ठा होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो हाइपरटेंशन हो ही जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एट लास्ट में हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो रही हैं। और उसके बाद हाई सोडियम डाइट, तो भाई सोडियम मतलब क्या, सोडियम मतलब वही Na+, और Na+ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में तो ये क्या करेगा, सिंपल हम लोगों ने देखा वाटर को बढ़ाएगा, और वाटर क्या करेगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नमक अगर आप लोग खा रहे हो तो भी बीपी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बीपी पेशेंट्स को बहुत ही कम नमक वाले खाने की सलाह दी जाती है। और बाकी अल्कोहल, तो अल्कोहल से भी इनडायरेक्टली क्या होता है कि भाई अल्कोहल जो है कह सकते हो कि वेट गेन या फिर कह सकते हो ओबेसिटी बढ़ाने का काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के तरीके से वो हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बाकी स्मोकिंग, तो स्मोकिंग देखो, सिगरेट में हमारा मेन कंपोनेंट हमारा क्या होता है, निकोटीन, और ये हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा बीपी बढ़ जाएगा। और उसके बाद हमारा किडनी डिजीज, तो हम लोगों ने देखा कि किडनी कैसे हमारी हार्ट जो है हाइपरटेंशन को कॉज करती है। बाकी डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ भी वही है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज़ में हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है ना ब्लड में बहुत ज़्यादा। तो ये शुगर लेवल जो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो ये भी हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। बाकी एज, देखो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मान लो अगर जैसे जैसे आप लोग की एज बढ़ती है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबको नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप लोग की फैमिली हिस्ट्री कैसी है। और हमारी कुछ ऐसी मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि जिसका साइड इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारी कुछ दवाएं भी हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन का एक बेसिक मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सब चीज़ें समझ गए होंगे। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में, हाइपरटेंशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम्स की। तो कौन कौन से सिम्टम्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, तो हेडेक हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है भाई, हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई या फिर कह सकते हो थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारी हार्ट वेसल्स या फिर नैरो हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे हमारे ब्रेन्स की ब्लड जो भी ब्लड वेसल्स है अगर वहाँ पे सप्लाई कह सकते हो थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो हमारा हेडेक हो सकता है। बाकी डिजनेस मतलब थोड़ा सा हम लोग को चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और ब्लड विजन यानी कि अगर हमारी कह सकते हो कि जो आई के अंदर भी जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे भी कह सकते हो सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। बाकी नॉजिया एंड वोमिटिंग, तो ये तो भाई बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है कह सकते हो हर एक बीमारी का, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बाकी फटीग यानी कि थकावट हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, और इररेगुलर हार्ट बीट। तो ये सारे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि हाइपरटेंशन है। लेकिन देखो यार वही चीज़ है ना कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सिर्फ हार्ट अटैक या फिर कह सकते हो हाइपरटेंशन के नहीं है, ये बहुत सारे कह सकते हो बीमारियों के मतलब साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो सिर्फ इन साइन एंड सिम्टम्स से पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। देखो हाइपरटेंशन को ना एक मतलब बहुत ही कह सकते हो साइलेंट किलर बोला जाता है। मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक अगर होता भी है ना तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है इसकी वजह से ये। बाकी बात करें हम लोग जो है कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि इसकी वजह से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या फिर इसकी वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन अगर काफ़ी लंबे समय तक हो तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल कर सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम कर सकता है। तो स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी रेटिनोपैथी यानी कि हमारे
जो हमारी आई की रेटिना होती है वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाइपरटेंशन में मेनली क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे काफ़ी एबनॉर्मली हाई हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब देखिए होता क्या है, दे वर्क थ्रू वेरियस मैकेनिज्म टू लोअर द ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे अलग अलग क्लास का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी इशूज। तो वही चीज़ है कि इन सबसे रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उन सभी को यहाँ पे प्रिवेंट और ट्रीट करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन के बारे में। और ध्यान रखिएगा कि ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन देखना है तो वो हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में देखा हुआ है, वहाँ से आप लोग रेफर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं तो उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एस इनहिबिटर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एस इनहिबिटर्स हमारा क्या होता है, तो एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इनहिबिटर्स मतलब उसको इनहिबिट करने वाले। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने रास सिस्टम में देखा कि जो हमारा एसी एंजाइम था यही हमारा जो है कह सकते हो हमारा जो है जो भी हमारा एंजियोटेंसिन 1 था उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था, है ना, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। तो अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं। जब वही नहीं बनेगा तो हमारा बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी, ना हमारा एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा, ना हमारा यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंजाइम को ब्लॉक करके हमारा जो है ये सारी ड्रग्स एक्शन शो करती है, और ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की तरह यूज़ की जाती है। मतलब इन्हीं का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा अपने हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे जो सिलेबस में हमें ड्रग्स पढ़नी है तो हमारा कैप्टोप्रिल हो गया, लिस्नोप्रिल, एनालोप्रिल, ठीक है, बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड और क्वेनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, ये सारी ड्रग्स हमें पढ़नी है इसके अंदर में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सेकंड हमारा आ जाता है सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये उसके ऊपर अपना एक्शन शो करती है, मतलब उसके एक्शन को बढ़ा देती हैं। अब अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, बाकी हम लोग देखेंगे कि अल्फा 2 रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है, ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कह सकते हो रोकने का काम करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। तो ये उसी को बढ़ाते हैं। मतलब देखिए अल्फा रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। तो जो अल्फा 1 होता है वो तो बढ़ाता है, लेकिन अल्फा 2 कम करता है। तो जो कम करता है उसी की एक्टिविटी को हम बढ़ा देंगे इसमें। तो इसके अंदर भी हमारी ड्रग्स आ जाती है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये हमारी स्टार ड्रग हो जाती है। बाकी क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हमें इसके अंदर पढ़नी है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है वैसोडाइलेटर्स। तो ये तो सिंपल है भाई, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, ब्लड प्रेशर को लो कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हमें पढ़नी है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डाईएजॉक्साइड, ठीक है, मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। एंड एट लास्ट में हमें पढ़ना है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारा टीमोलोल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एस इनहिबिटर्स के बारे में। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे क्या है, ये हमारे वो क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि प्राइमली हमारे हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये हमारे जो है एसी एंजाइम के साथ इंटरफेयर बेसिकली उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही चीज़ है कि ये हमारे ब्लॉक कर देती हैं एसी एंजाइम को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, जो कि हमारे इसको इसमें सेकंड में कन्वर्ट करता है। अब जब ये सेकंड बनेगा नहीं, बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एसी इनहिबिटर्स लीड्स टू वैसोडाइलेशन। क्योंकि देखिए इसी की वजह से हमारा क्या होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जब ये नहीं हो पाएगा तो हमारा वैसोडाइलेशन हो जाएगा। डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन, तो ये हमारे एल्डोस्टेरोन की एक्टिव मतलब कह सकते हो सिक्रेशन को भी बढ़ा रहा था। तो जब ये नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट होना डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा था। तो ये हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी हमारी लोवर्ड हो जाएगी। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कैप्टोप्रिल के बारे में, ठीक है। तो देखिए कैप्टोप्रिल इसके अंदर हमारी पहली ड्रग हो जाती है, ठीक है। और बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही रहने वाला है, हमारे एसी एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। यूजेज हमारा हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोग एक बार देख लो, ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर जो है लिस्नोप्रिल का इस तरीके से है, ठीक है। यूजेज हमारा वही हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब में सेम ही रहने वाला है। तो इसमें बस ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमारा ये इनालोप्रिल आ जाता है, ठीक है, इसका यूजेज हमारा हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। और उसके बाद बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, तो इसमें भी हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर। एंड फाइनली बात करें क्वेनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड की, तो इसमें भी हमारी ये ड्रग आ जाती है। और यहाँ पे यूजेज की बात करें तो हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पहली क्लास हो जाती है एस इनहिबिटर्स, और इसके अंदर कोई भी ड्रग ऐसी नहीं थी जिसका हमें सिंथेसिस पढ़ना हो। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करती हैं, और ये बेसिकली हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर, देखिए यहाँ पे क्या होता है, टू रिड्यूस द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है, उसके बाद हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने में, इन सभी में ये हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है। जो भी हमारे एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं, या फिर कह सकते हो हमारे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उनके रिलीज को रोक के या फिर उनकी एक्टिविटी को इनिबिट करके हम लोग यहाँ पे अपना जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, देखिए इसमें सिंपली समझिए कि जैसे हमारे अल्फा रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा 1, एक होता है अल्फा 2। अब ये अल्फा 1 क्या होता है कि अल्फा 1 पे जब हमारे कह सकते हो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये दोनों आके बाइंड होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि ये हमारा कह सकते हो जो भी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, ठीक है, अगर इन पे हमारा जाके जो है कह सकते हो ये रिसेप्टर क्या होता है, ये रिसेप्टर हमारा कह सकते हो इनके रिलीज को इनिबिट करता है, ठीक है, मतलब ये हमारा यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को यहाँ पे रोकता है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को लो करता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर पे क्या होगा, ये जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं ये हमारे इस अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, मतलब इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये जब एक्टिवेट होगा तो ये इसकी रिलीज को इनिबिट करेगा, और जब इसकी रिलीज कम हो जाएगी तो हमारा रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि दीज एजेंट्स मेनली स्टिमुलेट अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इनिबिट द रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन लीडिंग टू अ डिक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, दिस रिजल्ट इन लोअर्ड हार्ट रेट एंड वैसोडाइलेशन, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट लो हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इनिबिट हो जाएगा तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ रिड्यूस सिंपैथेटिक टोन रिजल्ट्स इन लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा लो हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमारी ड्रग है तो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्लोनिडीन, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और बाकी हम लोग सिंथेसिस की बात करें तो देखिए सिंथेसिस में इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो है स्टार्ट होती है हमारे 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी फिनाइल एसीटोन से, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है रिएक्ट करता है NH4Cl और KCN जो है पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस KCN से हमारा K और यहाँ से हमारा जो है इस NH4 से Cl, ठीक है, ये हमारा KCl के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये H2 और यहाँ से हमारा O, ठीक है, तो यहाँ से एक O हमारा अलग जो हो जाता है H2O के फॉर्म में, और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CN आके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और ये CH3 हमारा वैसे का वैसा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम लोग जो है ये हमारा 2 अमीनो 3 और उसके बाद यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी फिनाइल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, तो ये हमारा जो है रिएक्ट करता है हमारे H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड और कैंपोसल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, और हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल डोपा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल डोपा ही बेसिकली हमारा मेन ड्रग होती है, बाकी ये हमारा इसका सॉल्ट फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये फर्दर हमारा जो है C2H5 यानी एथेनॉल और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमारा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल से इसकी सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये हमारे वही है कि अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। और यूजेस की बात करें तो हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में ही हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारी सेकंड ड्रग आ जाती है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये हमारा इसका भी स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन और हमारे यहाँ पे अटेंटिव डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो बेसिकली ये हमारे कुछ कह सकते हो बच्चों में जो है मतलब जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा सा उनका रिस्पॉन्स मतलब नर्वस रिस्पॉन्स थोड़ा सा इनिबिट हो जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से उनका जो माइंड कंट्रोल होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है गुआनिथिडीन मोनोसल्फेट, तो यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और यूजेज की बात करें तो हमारा हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा गुआना बेंजेसिटेट, तो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे यूजेज की बात करें तो हाइपर टेंशन। और फाइनली बात करें अपने रिसर्पिन के बारे में, तो देखिए ये भी हमारे यहाँ पे एक नेचुरल ड्रग होती है, ठीक है, और इसका भी यूज़ हम लोग यहाँ पे अपने हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और इसको आप लोग को अपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ना है। अब ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड कैटेगरी के बारे में, तो ये हमारी आ जाती है वैसोडाइलेटर्स। तो देखिए वैसोडाइलेटर्स भी हमारी टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होती हैं। सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगी भाई, ये तो सिंपल है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगी। और हमारा क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वैसोडाइलेटर्स कॉज वैसोडाइलेशन। तो यहाँ पे देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारा वेसल्स जैसे
ब्लड प्रेशर क्यों हाई है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हो सकता है बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डायलेट कर दें, ठीक है, चौड़ा कर दें, तो क्या होगा, ब्लड अच्छे से फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हमारा कह सकते हो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जो भी ब्लड वेसल्स जो है हम ब्लड फ्लो पे जो रेजिस्टेंस डालती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हो जाता है। और उसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को भी बढ़ाती हैं, जिसकी जो कि हमारे एक टाइप का पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल को ओपन करके और हमारे कैल्शियम चैनल को इनिबिट करके भी काम करती हैं। और ये हमारा क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा हार्ट कह सकते हो रिलैक्स होता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ ली है, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हो, ठीक है। और ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, मिनॉक्सिडिल और हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिनल देख रहे हैं, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारा सिंपली इस तरीके से हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन और एक्यूट हार्ट फेलियर, और डाइऑक्साइड में हमारा यहाँ पे सेम ही है, हाइपरटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारा ये सिंपल सा हो गया। बात करें हम लोग यहाँ पे मिनॉक्सिडिल के बारे में, तो मिनॉक्सिडिल हमारा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से हो जाता है। यूजेस की बात करें तो सीवियर हाइपरटेंशन, हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ में बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा आज के दिन में यूज हो रहा है। और बात करें हाइड्रोलिजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, तो यहाँ पे इसका यूज हमारा हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, स्ट्रक्चर हमारा सिंपली इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, तो देखिए बीटा ब्लॉकर्स हमारी वो मेडिकेशन होते हैं जो कि हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, बीटा रिसेप्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो हमारा हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी और हमारा ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली लो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ड्रग हमें मेनली पढ़नी है वो हमारी टीमोलोल है, ठीक है। तो टीमोलोल हमारे एक टाइप का नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, यानी कि ये हमारे बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है, किसी एक के लिए सेलेक्टिव नहीं होता है। और स्ट्रक्चर हमारा सिंपली इस तरीके से हो जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल ये कि हमारे बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ब्लड प्रेशर को लो करेगा। यूजेस की बात करें तो ग्लाउकोमा, हाइपरटेंशन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले आप लोग वहाँ देख लेना, ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे इसको देखना सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।